लोग आज पढ़ने वाले हैं अर्थ सैटेलाइट्स के बारे में। ठीक है, बेसिकली हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि कोई भी ऐसी चीज जो अर्थ के अराउंड गोल गोल घूमे, जो अर्थ के अराउंड गोल गोल घूमती है, उसे हम अर्थ की सैटेलाइट्स कहते हैं। यहाँ पे दो टाइप की सैटेलाइट्स आपको देखने को मिलती थी, एक आर्टिफिशियल होती थी और एक आपकी नेचुरल होती थी। अब आर्टिफिशियल और नेचुरल में डिफरेंस हमें पता है। नेचुरल वो सैटेलाइट्स है जो गॉड गिफ्टेड होती है, जो पहले से यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती थी, जैसे कि हमारा मून। ठीक है, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। जबकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होती है जो हम बना करके स्पेस में छोड़ते हैं, जैसे कि हमारी आर सेट है। ठीक है, फिर जैसे आर सेट हो गई, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वाली हो गई। फिर जीपीएस के लिए आपने बहुत सारे सैटेलाइट्स छोड़ रखी हुई हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो जितनी भी तरीके की सैटेलाइट्स होती है उन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए हमारे काम आती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कहानी ये है कि जो मोशन ऑफ अर्थ की जो सैटेलाइट्स का जो मोशन होता है वो लगभग लगभग प्लैनेट की तरह होता है। किसकी तरह होता है? प्लैनेट्स की तरह होता है। और प्लैनेट्स क्या करते हैं? सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। तो अगर अर्थ सैटेलाइट का मोशन सिमिलर टू प्लैनेट्स होता है तो उनपे भी केपलर्स लॉ लगना चाहिए। और केपलर लॉ ने क्या बोला? केपलर ने बोला था कि एक आपका ऐसे करके इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी, उसके एक फोकस पे सन होगा और प्लैनेट्स जो होंगे वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में गोल 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 घूमेंगे। तो अगर हम लोग इसको अर्थ पे लगाएं तो क्या होगा? ये हमारी इलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाएगी, एक फोकस पे हमारा अर्थ होगा और जो प्लैनेट्स होंगे वो गोल 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 घूमेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ वी अप्लाई केपलर्स लॉ इन अराउंड, मतलब मून एंड द अर्थ, तो क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि फोकस पे कौन रहेगा हमारा। फोकस के ऊपर में हमारा रहेगा अर्थ, और जो सैटेलाइट होगी वो गोल 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 करके घूमेगी। सबसे इंपॉर्टेंट कहानी क्या है कि यहाँ पे जो ऑर्बिट होगी अर्थ सैटेलाइट जो होगी वो क्या होगी? या तो सर्कुलर होगी या फिर इलिप्टिकल होगी। आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों ने लास्ट टाइम कि वो एस्केप वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट में, कि जब एस्केप वेलोसिटी के बराबर होती तो हाइपरबोला से ज्यादा होती तो हाइपरबोला होती वगैरह। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था लास्ट क्लास में, है ना। तो हम यहाँ से देख के भी बता सकते हैं, क्योंकि अर्थ सैटेलाइट जो है वो अर्थ के गोल 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 घूमती है। वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर नहीं जाती। अगर वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चली जाएगी तो वो अर्थ पर रिटर्न कभी नहीं आएगी, वो दूर 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 जाते 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 कहीं दूसरी जगह चली जाएगी। ठीक है, तो हमें ये चीज गवारा नहीं है, ये चीज नहीं चाहिए हमें। इसलिए हम क्या करते हैं, अर्थ उसकी सैटेलाइट की स्पीड इस तरह से रखते हैं कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहे और गोल गोल करे। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सर्कुलर ऑर्बिट में जाता है या इलिप्टिकल ऑर्बिट में जाता है तो वो कभी हमेशा उसकी वेलोसिटी जो होगी वो एस्केप वेलोसिटी से कम होगी, है ना। ये चीज क्लियर है सभी को? ठीक है, अब देख लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि मून जो होता है वो अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। वहीं अगर सैटर्न वगैरह देखेंगे तो उसमें 11 मून ऐसे करके कुछ है, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर ऐसे ही कुछ उसमें 11 मून्स वगैरह हैं। तो लेकिन अर्थ के लिए अर्थ का खाली एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून है। ठीक है, अब ये देखो, आपको पता है कि मून इज नेचुरल सैटेलाइट। आपको ये पता है कि अर्थ के अराउंड वो गोल गोल घूमता है, लेकिन हमें ये नहीं पता था बहुत जन को कि वो सिर्फ अकेला नेचुरल सैटेलाइट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, तो आपको ये पता होना चाहिए यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, मून का एक ही होता है, मतलब अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। अब देख लेते हैं इसमें कुछ और भी जान देते हैं बात को। जब अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट यानी कि मून के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मून की जो ऑर्बिट है वो लगभग लगभग सर्कुलर जैसी होती है, सर्कुलर तरह की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड मतलब मून अर्थ का जो एक चक्कर लगाता है, मून मून अर्थ की एक चक्कर लगाने के लिए 27.3 डेज लेता है। 27.3 डेज लेता है। ठीक है, और ये जो 27.3 डेज जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ये क्या है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू द रोटेशन पीरियड ऑफ द मून अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है रियल लाइफ में। अगर आप लोगों ने चंद्रयान के चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा, हाँ आज हो जाना चाहिए, आज हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि थ्योरी बहुत कम बची हुई है हम लोगों की, फिर हमें न्यूमेरिकल्स बनाने एंड देन द चैप्टर विल बी ओवर। ठीक है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो आपने देख रहे हो, ये आपने चंद्रयान मिशन 2 सुना होगा, रिसेंटली बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। हमारे इसरो के जो चीफ है वो आपको मोदी जी के कंधे पे सर रखकर होते हुए दिखाई देंगे उस चीज में। क्यों हुआ था? क्योंकि उनका जो लैंड रोवर था वो अर्थ के सरफेस पे रफ लैंडिंग कर गया था, स्मूथ लैंडिंग नहीं कर पाया था। रफ लैंडिंग करने की वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी और प्रॉब्लम आने की वजह से वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर पा रहा था, हमारा कनेक्शन से टूट गया था। तो आप सोचेंगे सर इसका चंद्रयान से क्या मतलब था, क्या मतलब आपने लॉजिकली बताया। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अर्थ को, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा मून है, एक चक्कर लगाने के कितने दिन लगते हैं? 27.3 डेज।
ये मून है, ये उसकी अपनी एक्सिस है, इसको भी गोल घूमने में कितना टाइम लगता है, 27.3 डेज। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्त कि आपको मून का हमेशा लाइफ टाइम सिर्फ एक ही फेस दिखाई देगा, आप इसके बैक वाले फेस को कभी देख ही नहीं पाओगे, इसके बैक वाले फेस को आप कभी देख ही नहीं पाओगे। इसीलिए मून की जो अदर साइड है जो हम देख नहीं पाते वो हमेशा कहाँ होती है, वो डार्कर साइड में होती है। और चंद्रायन जो था वो यहीं पे लॉन्च किया गया था, वो यहीं पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, इस साल का ये पोटेंशियल क्वेश्चन था कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता था, बट नहीं दिया, जो भी है छोड़ो। लेकिन इसको हमको याद रखना होगा, क्वेश्चन आ सकता है क्या, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज सेम, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 27.3 डेज। ठीक है, इसी की वजह से हम सिर्फ एक ही साइड मून का देख पाते हैं, दूसरा हम नहीं देख पाते हैं। और सबसे बड़ी ये तो मैंने आपको बता दी कि मैनमेड सैटेलाइट जो होती है उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स पे करती है। अब हम पढ़ते हैं कि ठीक है सर, ये सब कुछ समझ में आया, लेकिन ये बताइए टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होगी। तो दोस्तों टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होगी, एक सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कहते हैं। अर्थ के अराउंड एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब हम लोग मानेंगे कि मान लेते हैं कि आर ई जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है, और एक मैंने सैटेलाइट जो है, एक ये अर्थ हो गई मेरी, ये मेरी अर्थ हो गई, एक पर्टिकुलर हाइट एच पर इस पॉइंट पे मैंने एक सैटेलाइट ले ली, एक सैटेलाइट ले ली। तो इस सैटेलाइट की हाइट कितनी हो जाएगी, एक तो ये एच और प्लस ये इसकी रेडियस ऑफ द अर्थ, तो कितनी आ जाएगी टोटल, आर ई प्लस एच। दिस इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड होगी फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट कितनी होगी, mv² अपॉन आर ई प्लस एच। यहाँ पे कोई दोहरा ही नहीं है, सेंट्रीपिटल को हमने एनएलएम में पढ़ लिया, सेंट्रीपिटल को हमने ग्रेविटेशन स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो बस मैं फॉर्मुला यूज कर लेता हूँ, एफ सेंट्रीपिटल कितनी हो जाएगी, mv² अपॉन आर ई प्लस एच। लेकिन ये सेंट्रीपिटल कहाँ डायरेक्टेड होती है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, क्योंकि सेंट्रीपिटल पी फॉर पास मतलब सेंटर के पास। ठीक है, ये हमेशा सेंटर के पास में जाती है। और यहाँ पे एक और फोर्स लगती है जो सेंटर के पास आती है, कौन सी, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं कह सकता हूं कि द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों, क्योंकि जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो ग्रेविटेशन प्रोवाइड कर रही है। कहने का मतलब देखो क्या होता है ना, कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसमें दो फोर्सेस लगती है, एक सेंट्रीफ्यूगल पुट यहां से यानी कि सेंटर से दूर, और दूसरी होती है सेंट्रीपिटल पास, पी फॉर पास मतलब सेंटर के नजदीक। ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। अब इस वाले केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके वजह से है, वो ग्रेविटेशन की वजह से। आप कैसे बोल सकते हो कि ग्रेविटेशन की वजह से है, क्योंकि हमें एक प्रूफ है, न्यूटन ने प्रूफ करके दिखाया था कि इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट एंड देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट, तो एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन बिटवीन देम व्हिच विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द हेवियर बॉडी और सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स हो रही है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स को हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो सेंट्रीपिटल, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल की तरह काम कर रही है। किसकी तरह काम कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ग्रेविटेशन की वैल्यू होगी वही आपकी सेंट्रीपिटल की बात की वैल्यू होगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर हमने क्या किया, ये बराबर बराबर करके जो हमने लास्ट क्लास में डेराइव किया था ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लिया। लास्ट क्लास में हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था √/gr। आपने बोला सर निकाल लिया, ठीक है, अब क्या करें। तो दोस्त टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी, और स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड होता है। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन क्या होगा, अगर ये मेरी अर्थ है, ये मेरा मून है या फिर कोई भी सैटेलाइट है, वो आर स्मॉल आर यानी कि इतनी दूरी पे स्मॉल आर, तो ये एक चक्कर लगाएगा, और ये अगर सर्कुलर ऑर्बिट है जो हम एज्यूम करना पड़ेगा, हमें कोई उपाय नहीं है, अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट का चक्कर लगाता है तो इसका कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 2πr इज द सर्कम्फ्रेंस दैट विल बी कवर्ड बाय दिस। तो मैंने बोला ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, आर ई प्लस एच, आपने बोला हाँ। स्पीड, इस सैटेलाइट की स्पीड क्या होगी, इससे चक्कर लगाएगी उसे हम कहेंगे ऑर्बिटल स्पीड, जो हमने अभी निकाला v इक्वल्स टू √/gr। तो दोनों को यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करने का देखते हैं हमारा आंसर ये वाला आ जाएगा। देख लो हमारा ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2πre प्लस एच √/gm/re प्लस एच। ठीक है, √/gr आने से पहले आप g के बदले क्या पुट करोगे, gm/r² पुट कर देना, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम पीरियड इक्वल्स टू दिस फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर ये हो गया तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, अपनी कॉपी में जो आपने इक्वेशन लिखी है उसमें आप ध्यान से देखिए कि हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा t = 4π² re प्लस h होल स्क्वायर √/gme।
आप यहाँ से एक और बात समझ सकते हो कि यार 4 मेरा कांस्टेंट है, पाई भी मेरा कांस्टेंट है, जी भी मेरा कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ भी मेरा कांस्टेंट है। तो अगर ये पूरा कांस्टेंट है तो मैं इसको कांस्टेंट लिख देता हूँ, इसको मैं कांस्टेंट लिख देता हूँ। बचेगा क्या, टी स्क्वायर इक्वल टू आर ई प्लस एच होल क्यूब, टी स्क्वायर इक्वल टू आर ई प्लस एच होल क्यूब। अब आप समझ सकते हो यहाँ पे अगर ये लिख सकते हैं तो यही तो केप्लर्स लॉ था ना, थर्ड लॉ, याद है कि सभी को? केप्लर्स का थर्ड लॉ क्या था? टाइम पीरियड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। वैसे कोई पूछने वाला नहीं है, बट ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में टाइम पीरियड निकालने के लिए बोल सकता है। अब देखिए, आप अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जी की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन आर की वैल्यू ये वाली वगैरह वगैरह, तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेट कितनी मिलेगी? 85 मिनट्स। कितनी मिल रही है? 85 मिनट्स। तो कहने का मतलब ये है कि एक सैटेलाइट को पूरा चक्कर मारने में कितना टाइम लगता है? 85 मिनट्स। चलिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे फटाफट। क्या है कि यार इसकी वैल्यू अगर इतनी है, मून की डिस्टेंस इतनी है, क्वेश्चन पूछा था पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द मून इन डेज इज, क्यों सॉल्व करूं मैं जब मुझे पता है इसका आंसर सी है 27.3 डेज। मुझे पता है, मुझे तो ये सब याद ही है कि मून का जो रेवोल्यूशन है ऑफ अराउंड द अर्थ वो है 27.3 डेज। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, थोड़ा सा क्लेवर बनना पड़ेगा एग्जाम में। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी, देख लेते हैं। तो जरा वेस्ट नहीं करते टाइम, 2 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि आप थोड़ा समझो इस बात को, कितना आसान क्वेश्चन है ये। इसमें बोल रहा है कि अगर मून को रेवोल्यूशन करवाना है इलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ, अगर मून इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ, ये मून हो गया और अर्थ के अराउंड चक्कर मार रहा है, ठीक है, तो सन विल बी एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। यार बात अगर मून और अर्थ की हुई तो सन कहां से आ गया बीच में? हटा दो। सन एट वन ऑफ द फोकाई एंड अर्थ एट द अदर फोकाई, फिर से सन कहां से आ गया? हटा दो। ऑल ऑफ देव तो हो ही नहीं सकता। तो सी विल बी विल बी द करेक्ट आंसर। की मतलब अकॉर्डिंग टू केप्लर्स लॉ, इफ यू टेक मून एंड अर्थ पेयर, तो अर्थ को एक फोकाई पे रखना पड़ेगा और ये मून जो इसके चक्कर लगाएगा। ये चलो एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट देख लेते हैं। अब देखो ये सब हमने लास्ट क्लास में डेराइव कर लिया था वैसे, मैं सिर्फ एक मिनट रुको। ठीक है, ये चीज हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में डेराइव किया था कि किसी भी सैटेलाइट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीएम पुनः आर प्लस एच, और यहाँ माइनस होता है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो जीएम अपॉन 2r प्लस एच। कल ही डेराइव किया था, परसों, सॉरी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी दोस्तों? टोटल एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो पोटेंशियल को इधर लगाओ, काइनेटिक को इधर लगाओ। पोटेंशियल मतलब माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, और काइनेटिक क्या हो जाएगी? प्लस जी एम अपॉन 2r प्लस एच। ठीक है सर, कोई बात नहीं। दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा अल्टीमेट जो टोटल एनर्जी का जो आंसर आएगा वो आएगा ये वाला, जी एम एम अपॉन माइनस 2r प्लस एच। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो एक काम करो, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच को आप एक्स ले लो। क्या ले लोगे? जी एम एम अपॉन आर प्लस एच को आप एक्स ले लो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है? प्लस एक्स बाई टू। तो हमें पता है कि माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी होती है? माइनस एक्स बाई टू होती है, यानी कि माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का नीचे में टू। देखो वही आया यहाँ पे। ठीक है, अगर ये कब है? जब वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ, जब वो रिवॉल्व कर रही है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है अर्थ पे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? इट इज द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं। आपने बोला ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या किया? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, पुट करने के बाद क्या जाएगा? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक आ जाएगी। यहाँ पे काइनेटिक की वैल्यू जीरो और पोटेंशियल की हमें वैल्यू पता है, वही यहाँ पे पुट कर देंगे। एंड सिंस ये ऑन दी अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे रखी हुई है, अर्थ के सरफेस पे रखी हुई है, तो उसका जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड दिस ऑब्जेक्ट विल बी रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में क्या थी? इस वाले केस में जो अर्थ से कुछ दूरी पे, यानी कि एच की दूरी पे सैटेलाइट गोल गोल घूम रही थी, इसलिए इसे कह रहे थे आर प्लस एच। क्या यहाँ पे किसी को दिक्कत है? फिर से देख लो, अगर रिवॉल्व कर रही है तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस टू जी एम अपॉन आर प्लस एच, और अगर सिर्फ स्टेशनरी है तो जी एम अपॉन आर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो दोनों दोनों सिर्फ ये हेडिंग दो अपनी में, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और टोटल एनर्जी का इक्वल्स टू ये लिख दो, और एन ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑन अर्थ टोटल एनर्जी लिख के ये लिख दो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें पता चल गया ये दोनों चीज, टोटल एनर्जी अराउंड द अर्थ का पता चल गया एंड टोटल एनर्जी स्टेशनरी ऑन द अर्थ का पता चल गया। अब देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट ये क्या है? बात को समझो कि अगर मान लेते हैं कि देखो ये मैं हूं,
ये एक स्टूडेंट है, मैंने इसको अपने हाथ से पकड़ रखा है, ठीक है, मैं इसे जाने नहीं दे रहा हूँ, मैं इसे जाने नहीं दे रहा हूँ। और ये स्टूडेंट बोल रहा जाने दो सर, आज नहीं पढ़ना है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, आज नहीं पढ़ूंगा। ही इज ट्राइंग टू एस्केप, बट ये नहीं जा पा रहा है। तो मैंने जब इसे पकड़ रखा है तो मैंने कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी लगा रखी होगी, यहाँ पे मैंने अपनी एनर्जी लगा रखी होगी, और उस एनर्जी को ही यूज करके मैं इस बंदे को जाने नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। आपने बोला हाँ सर एकदम सही बोल रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लेते हैं मैंने एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाई, कितनी एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने लगा रखी है, तो अगर इस स्टूडेंट को मेरे हाथ से छूट कर भागना है तो इसे भी कम से कम एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी। आपने बोला हाँ सर, लेकिन अगर ये पॉजिटिव एनर्जी है तो मुझे ये नेगेटिव लगानी पड़ेगी। मतलब अगर ये इस काम में आ रही है तो मुझे इसका अगेंस्ट जाना पड़ेगा, और अगेंस्ट जाने के लिए मुझे नेगेटिव लगानी पड़ेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अपनी तरफ चिपका के रखते हैं, मतलब अर्थ अपनी तरफ रखती है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देने पे वो अर्थ की बाइंडिंग एनर्जी या फिर अर्थ से एस्केप कर जाएगा, ठीक है। देखो बात को समझो, फिर से वही एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ, यानी कि या फिर तुम मान लो कि ये मैं हूँ और ये कोई स्टूडेंट है, मैंने इसको अपने हाथ से पकड़ रखा है, मैं इसको जाने नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट अलाउइंग हिम टू लीव द क्लास, मैं इसे जाने नहीं दे रहा हूँ। तो ये काम करने के लिए मुझे कुछ एनर्जी लगानी पड़ी होगी, ऐसा तो नहीं है कि मतलब ऐसे ही आ जाएगा, कुछ एनर्जी लगानी पड़ी होगी। मान लेते हैं एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने लगाई, कितनी एनर्जी लगाई? एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाई। अब अगर इस बच्चे को मेरे हाथ से छुटाकर भागना है तो कम से कम इसे इतनी एनर्जी तो लगानी पड़ेगी, कम से कम से इतनी एनर्जी तो लगानी पड़ेगी ना मुझसे, अगर दूर जाना है तो। इससे कम लगाएगा तो मैं तो उसको जाने नहीं दूंगा। मान लेते मैं अगर 400 जूल ऑफ एनर्जी लगा रहा हूँ और ये 390 लगा के बचने की कोशिश करेगा तो क्या पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि मेरी एनर्जी ज्यादा है। इसे मुझसे हाथ छुड़ाना है तो कम से कम 400 जूल की एनर्जी तो लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी होती है कम से कम एनर्जी, इतनी एनर्जी होनी चाहिए जिससे कि वो ऑब्जेक्ट जो है स्केप कर जाए, भाग जाए वहां से। तो हम क्या कहेंगे? मिनिमम एनर्जी दैट इज सप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट फॉर इट्स एस्केप। अब आपको बताया था मैंने कि किसी भी सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड गोल गोल घूमती है उसकी टोटल एनर्जी आपने लिख ली। अगर वो मूविंग है तो भी लिख ली, अगर वो स्टेशनरी है तो भी लिख ली, है ना। और टोटल एनर्जी क्या है? ये टोटल एनर्जी वो एनर्जी है, टोटल एनर्जी वो एनर्जी जिससे अर्थ उस सैटेलाइट को अपने पास पकड़ करके रखी है। मतलब वो 400 जूल लगा के, जिसमें मैंने स्टूडेंट को अपने पास पकड़ रखा था 400 जूल लगा करके, ठीक ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या होगी अर्थ की? वो एनर्जी जिससे सैटेलाइट को अर्थ ने पकड़ रखा है। तो अगर सैटेलाइट को वहां से भागना है तो क्या करना पड़ेगा? कम से कम टोटल एनर्जी, जितनी एनर्जी तो लगानी पड़ेगी, साथ साथ नेगेटिव आना चाहिए, मतलब उसके अपोजिट होना चाहिए वो। उसके बाद हमें देखना है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी रिवॉल्विंग, ये हमने निकाल लिया था टोटल एनर्जी कितनी होगी। हमने निकाला था टोटल एनर्जी हमारी आई थी -gm/2r+h, और स्टेशनरी वाला भी हमने निकाला था, ये वाली आ गई थी, ठीक है। तो इस वाले केस में जो बाइंडिंग एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी? नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। अपनी कॉपी की तरफ देखिए, आप लोगों ने जो टोटल एनर्जी निकाली थी वो यहाँ पे माइनस थी, और बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ दिस माइनस, यानी कि हमारी जो एनर्जी आएगी बाइंडिंग एनर्जी वो प्लस GMM/2r+ आएगी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब GMM/2r आएगी। अब देखिए कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं एमसीक्यू के लिए, जो डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनके हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। एक बार फॉर द टाइमिंग याद रखो कि एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो L=mv0r होता है, ठीक है। mv0r होता है, वेयर v0 इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। अब v0 क्या था दोस्तों? v0 का हो जाएगा आपका फॉर्मूला GMM/r²। जब पुट करेंगे GM√2gr वाला जो फॉर्मूला था, पुट करने का जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आएगा वो ये वाला आ जाएगा। मैं आप लोग को 1 मिनट दे रहा हूँ, एक बार चेक करो। v0 आपने निकाला था √gr, यहाँ पे v0 के बदले √gr पुट करो और g के बदले GM/r² पुट करो। पुट करने के बाद बताओ क्या ये वाला फॉर्मूला आता है या नहीं आता है, ठीक है। सभी का आ गया। अब ये वाला जो फॉर्मूला था वो मैं बता रहा था, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी थी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम में हम लोग क्या करते हैं, मास को मैंने बोला हम लोग I लिखते हैं और v को हम लोग, वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू v होता है। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम को हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे, यानी कि L, और मास के बदले I, v के बदले ओमेगा। ये जो I होता है, अगर आपने रोटेशनल मोशन पढ़ा होगा तो रोटेशनल मोशन में I की वैल्यू हुआ करती थी mr²,
तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा आई के बदले एम आर स्क्वायर ओमेगा, बट ओमेगा, ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है ना, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। तो ओमेगा के बदले क्या लिख सकते हो आप, वी बाई आर इक्वल्स टू ओमेगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे एम आर स्क्वायर और वी बाई आर, तो ये कर जाएगा, देखो एम वी आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग जब रोटेशनल पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी तो नहीं पढ़े इसलिए इसको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला निकाला इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल भी नहीं, ये केसेस जाना इंपॉर्टेंट था। अब समझिए क्या है, अगर आप किसी भी ऑर्बिट सैटेलाइट की अगर हाइट इंक्रीज करते हो, हाइट इंक्रीज करते हो, मतलब अगर ये मेरा अर्थ है, पहले ही सैटेलाइट यहाँ पे था एच हाइट पे, मैंने इसकी सैटेलाइट की हाइट यहाँ पे कर दी एच डैश, वेयर एच डैश इज ग्रेटर देन एच। तो जैसे मैं इसकी हाइट इंक्रीज करूंगा तो क्या क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, ये कॉमन सेंस वाली बात हमें पता है। और अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दूसरी बात, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो इसकी घट जाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। टोटल एनर्जी इंक्रीज करेगी एंड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो रहेगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। क्यों इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज टी इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी नॉट था, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट था। अगर मेरा ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो टाइम पीरियड को ऑटोमेटिकली बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें हमने जब रिवाइज करोगे पीपीटी से तो याद रखना एकदम। अब देखो इंपॉर्टेंट कहानी ये है, कुछ एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा, ये हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप किस तरह से पता लगा सकते हो कि कोई भी सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है उसकी शेप क्या है। मान लेते हैं वी नॉट इज दी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट जी आर। अगर आपकी वेलोसिटी जो उससे आपने ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ फेंका है, अगर वो ऑर्बिटल से कम है, मान लेते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू अगर 250 है और आपकी वेलोसिटी 100 है, तो 100 तो 250 से कम है। इस केस में सैटेलाइट जो होगा वो ग्राउंड पे गिर जाएगा लाइक अ प्रोजेक्टाइल इन अ पैराबोलिक पाथ। कैसे होगा, आपने सैटेलाइट को यहां से फायर किया, ये होगा, ये हमारी सैटेलाइट को ऐसे फायर किया विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस लेस देन वी नॉट, तो क्या होगा, ये सैटेलाइट ऐसे जाके ऐसे करके वापस ग्राउंड पे गिर जाएगा, इट विल बी प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आपकी वेलोसिटी ऑर्बिटल के बराबर है, ऑर्बिटल के बराबर है, तो उस केस में ऑर्बिट जो होगी वो सर्कुलर होगी, ऑर्बिट क्या होगी, सर्कुलर हो जाएगी। अगर आपकी वेलोसिटी ज्यादा है ऑर्बिटल से बट एस्केप से कम है, मतलब एस्केप करने से, एस्केप वेलोसिटी से कम है बट ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा है, तो इस केस में जो आपकी वेलोसिटी जो होगी वो और इलिप्टिकल होगी, वो क्या हो जाएगी, इलिप्टिकल हो जाएगा पाथ। अगर एस्केप वेलोसिटी के बराबर है तो मैंने बताया था पैराबोला हो जाएगा, स्पेस प्रोब, एंड अगर ग्रेटर देन होगी तो हाइपरबोला हो जाएगा, स्पेस प्रोब। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो इसका आंसर बोलो, देख लेते हैं। इसका आंसर बी होगा। अपनी कॉपी में देखो, जो टोटल एनर्जी आई थी उसका नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस में आएगा आंसर, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, चलो देखते हैं। इसका आंसर होगा ए। कैसे होगा, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, आपने क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ में निकाला होगा, ये आया होगा जी एम अपॉन -2r, -2r आया, -r आया होगा शायद, ठीक है, या फिर 2r आया होगा, जो भी है हमने निकाला था यहाँ पे। क्लोज टू सरफेस ऑफ द अर्थ में पोटेंशियल जी जीरो, ये वाली हो जाएगी। आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो जीएम बाई आर के बदले हम लोग पुट कर सकते हैं एम जी, जीएम बाई आर स्क्वायर क्या पुट कर सकते हैं, एम जी, और सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वाला कहानी आ जाएगा। अगर टोटल एनर्जी मेरी नेगेटिव है तो अल्टीमेटली मेरी बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव आएगी। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट के बारे में जान लेते हैं, लीस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट सिंस ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो स्केप करना बेवकूफी होगी, ठीक है, कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, हमें दो सैटेलाइट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानना है हल्का फुल्का। पहली सैटेलाइट है हमारी जियो स्टेशनरी और दूसरी है पोलर सैटेलाइट, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, ऐसी सैटेलाइट होती है जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगी, और सबसे बड़ी बात क्या है,
इनका जो ऑर्बिट का पीरियड होगा वो 24 आवर्स होगा, यानी कि रोटेशनल पीरियड ऑफ द अर्थ के बराबर होगा। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना किसके बराबर होगा, रोटेशनल पीरियड ऑफ द अर्थ। ये हमने अभी मून वाले केस में देखा था ना कि मून एक चक्कर मारने वाला और रोटेशन वाला टाइम पीरियड सेम होता है, वैसे ही कुछ यहाँ पे आया है, वही यहाँ पे भी वैसा ही कुछ होने वाला है। देखो आगे आपको देखने के यहाँ पे डायग्राम में मैंने डाला है, जियो स्टेशन सैटेलाइट ऐसी कुछ दिखाई देगी और उसका कनेक्शन भी ऐसे ही होता है, वो ग्राउंड स्टेशन से कनेक्ट करती है, फिर हमें जो चाहिए होता है वो मिलता है। सेकेंड वाले डायग्राम में जो कि कलरफुल है, पहला वाला ब्लैक है, उसका जो व्हाइट कलर का जियो स्टेशन सैटेलाइट ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला डायग्राम जो है यहाँ पे आप ये वाले में आप देख सकते हैं कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसका जो ऑर्बिट जो एच की वैल्यू होती है वो हमेशा 36,000 किलोमीटर ही होगी। क्यों होगी वो हम आगे जाके कैलकुलेट करेंगे ताकि आपको समझ में आए। अब देखो, द ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशन सैटेलाइट जो होता है उसे हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट ऑर्बिट भी कहते हैं। अब इसका लेटेस्ट एग्जांपल कहाँ पढ़ सकते हैं, रिसेंटली हमारी जो इसरो है, जो हमारी इसरो है, उन्होंने दो चीज बनाया है। क्या बनाया है, PSLV बनाया है एंड GSLV बनाया है। ठीक है, मैं थोड़ा करंट अफेयर्स पे भी ध्यान रखता हूँ ताकि आप लोग को फिजिक्स को थोड़ा सा रिलेट करा पाऊँ। ठीक है, इसीलिए मैं मतलब ये काम आ जाता है, कभी बच्चों को अच्छे समझ में आ जाता है इसलिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे PSLV बनाया और GSLV बनाया। ये GSLV क्या है, जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल, और PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, जियो स्टेशन सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है ये वाला। तो जब भी आपको जियो स्टेशनरी लॉन्च करना होता है तो आप हमेशा GSLV को यूज करते हो, जब पोलर सैटेलाइट लॉन्च करना है तो हम लोग PSLV को यूज करते हैं। ठीक है, अब कभी अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कभी लाइफ मतलब थोड़ा बहुत भी, तो आपने वहां देखा होगा इसरो जितना भी चंद्रयान फंद्रयान जो भी मिशन लॉन्च कर रहा है, सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, तो वो जब बोलता है कि हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं तो दे जनरली से वी विल बी लॉन्चिंग, हम एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं इन द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, इन द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो आपको समझ जाना चाहिए दे आर टॉकिंग अबाउट दी, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, द ऑर्बिट ऑफ द जियो सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है इस जियो स्टेशनरी का वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करती है, और यही वजह है कि हमें सन जो है वो ईस्ट से वेस्ट में आते हुए दिखाई देता है। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक में नहीं जाएंगे, पहले हम सैटेलाइट वाले को कवर करेंगे कि जियो स्टेशन सैटेलाइट जो है वो वेस्ट से ईस्ट में आती है। कहां से आती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती है। और जियो स्टेशन की सैटेलाइट के जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 35,800 किलोमीटर। अब बात को समझो, ये अगर मेरी अर्थ है, ये मेरी अगर अर्थ है, तो ये जो प्लेन होता है इसे हम कहते हैं पोलर प्लेन, और जो लाइन हमारे इक्वेटर से पास होती है ऐसे करके उसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। इसे हम क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये जो सैटेलाइट होगी वो अर्थ के इक्वेटर से 35,800 किलोमीटर की दूरी पे होती है, जो हम जनरली 36,000 किलोमीटर लेकर के चलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ पता करने में काम आता है। अपर रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर पता करने के लिए काम आता है। आपको पता है एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एग्जोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इनसे बना हुआ है। तो इनको स्टडी करने में बड़ा काम आता है। अपर रीजन मतलब जो आपका एग्जॉस्फेयर होता है, एग्जॉस्फेयर होता है, आपको थोड़ा सा भी ज्योग्राफी अगर पढ़ी होगी आप लोगों ने तो आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि जो एग्जॉस्फेयर होता है वहां पे हमारी जो गैसेस होती है एस्केप होना शुरू हो जाती है। अगर मान लो ये अर्थ है, ये एग्जॉस्फेयर है, कोई भी गैस अगर यहाँ पहुंच जाती है तो वो स्पेस में चली जाती है, वो एस्केप कर जाती है। क्यों एस्केप कर जाती है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया था मैंने मून वाले केस में, क्या पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, ये पढ़ाया था मून वाले के केस में कि मून पे एटमॉस्फेयर इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे जो मून पे जो गैसेस होती है उनकी जो वेलोसिटी होती है वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर होती है, दैट इज 2.8। आगे देख लेते हैं। हाँ, तो तीसरी बात क्या है, ये हमारे कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, मैसेज वगैरह भेजने के लिए, टेलीकास्ट टीवी प्रोग्राम्स के लिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारी इंडियन आर्मीज होती हैं या वगैरह अगर जो भी होती है खुफिया एजेंसीज होती है, रॉ हो गया वगैरह वगैरह, दे यूज सैटेलाइट फोन्स, दे यूज सैटेलाइट फोन्स। और जितने भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, नॉट ओनली इंडिया, इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, तो जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं वो भी ये सैटेलाइट फोन यूज करते हैं। नाउ इट इज वेरी, मतलब समझ सकते हो कि एक टेररिस्ट का सैटेलाइट फोन कहां से आ गया, वो बात अलग है, कहां से आएगा पता नहीं। लेकिन हम लोग सैटेलाइट फोन हमारी जो इंडियन आर्मी इसलिए यूज करती है बिकॉज इट इज द मोस्ट सिक्योर नेटवर्क जहां पे आप बात कर सकते हो। ठीक है, इसलिए सैटेलाइट फोन वगैरह यूज किए जाते हैं। तो वहां पे एक वो हो गया। दूसरी बात क्या है, डिस्टेंट, और ये सैटेलाइट फोन का एक फायदा ये भी है, जहां देखो मैं एम नॉट श्योर अबाउट दिस पॉइंट,
बट जहां तक ये इसका फायदा ये है कि ये किसी भी एरिया में काम कर जाता है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द नेटवर्क कि एयरटेल का टावर यहाँ नहीं लगा तो नेटवर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो देख लेना। ठीक है, मैसेज वगैरह भेजने का काम आता है, टेलीकास्ट करने के लिए टीवी प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन, यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन और यहाँ पे सैटेलाइट है। तो ये क्या करती है, यहाँ पे कुछ हो रहा है उसकी यहाँ पे जाएगी और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि आप लोग का जो रेडियो फेडियो होता है, रेडियो वगैरह जो होता है हमारा, वो किसके बेसिस पे काम करता है, वो रेजोनेंट के बेसिस पे काम करता है। कैसे रेजोनेंट के बेसिस पे काम करता है, कम्युनिकेशन वाले में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो रेडियो है उसकी फ्रिक्वेंसी को इस सैटेलाइट की फ्रिक्वेंसी से मिला देते हैं, ताकि जाके जो सिग्नल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग हो रहे हैं वो हमें रिसीव कर पाए। और हमने पता है कि जब भी किसी भी दो चीज की फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है उसे हम कहते हैं रेजोनेंस। खैर ये इसका टॉपिक नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया। ये हमारे क्या काम आता है, माइंस के डिटेक्ट करने के काम आता है, मिनरल्स इन द अर्थ के डिटेक्ट करने के काम आता है। आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो पोलर सैटेलाइट्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। पोलर सैटेलाइट क्या है, ऐसी सैटेलाइट्स जो पोल्स के अराउंड गोल 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 घूमती एंड देयर डायरेक्शन भी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अगर ये हमारा अर्थ है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, तो अर्थ विल बी रोटेटिंग इन दिस वे, ऐसे। और जियो स्टेशनरी में ऐसे घूमेंगी सैटेलाइट्स। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा, डायरेक्शन भी समझना होना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ होगा। ठीक है, अब इनमें क्या होता है ऐसा, ये जो सैटेलाइट्स हैं ये जिस ऑर्बिट में घूमती हैं उसे हम पोलर ऑर्बिट कहते हैं, इसी की वजह से इनको पोलर सैटेलाइट कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो सिर्फ और सिर्फ 100 मिनट्स होता है, मतलब 100 मिनट के अंदर बाद ये सैटेलाइट एक चक्कर अर्थ का लगा लेती है। कैन यू इमेजिन हाउ मच उसकी स्पीड कितनी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आपको जान के अजीब लगेगा कि पोलर सैटेलाइट, जहां जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट होती है 36,000 किलोमीटर, वहां पोलर सैटेलाइट की जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ इज जस्ट 500 टू 800 किलोमीटर। इतना सिंपल, इतनी कम में होती है। ठीक है, और ये जरूरत नहीं है। ऐसा होता है पोलर सैटेलाइट। देख लो, पहली इमेज में मैंने सिर्फ पोलर सैटेलाइट दिखाया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पोलर सैटेलाइट, और दूसरे इमेज में मैंने पोलर ऑर्बिट दिखाया और जियो स्टेशनरी भी दिखाया है। ठीक, आगे देखते हैं इसका पोलर सैटेलाइट का काम क्या क्या होता है वो देख लो आप लोग थोड़ा सा। ग्राउंड वाटर सर्वे के काम आता है। मान लेते हैं कि ये हमारी धरती है, यहाँ पे जो ग्राउंड है, ग्राउंड में जो लेक्स होंगे, पॉन्ड्स होंगे, रिवर्स होंगी, फिर आपका धरती के अंदर में जो पानी बनता है वो, उसके बारे में जानने के लिए काम आता है ग्राउंड वाटर सर्वे। ठीक है, वेस्ट लैंड मैप्स बनाने के काम आता है। आप सोच रहे हैं वेस्ट लैंड क्या है, वेस्ट लैंड ऐसे लैंड होते हैं जहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपका खेती का, ये आपकी खेती की जमीन थी। यूज ऑफ पोलर सैटेलाइट में जैसे खेती थी, मैंने यहाँ पे 2-3 साल खेती की, उसके बाद में क्योंकि जमीन में कुछ प्रॉब्लम हो गई ड्यू टू सम लॉस ऑफ मिनरल्स एंड ऑल, तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, खेती नहीं करेंगे, हम लोग खेती नहीं करते हैं, कुछ साल के लिए इसको छोड़ देते हैं। ऐसे लैंड को हम कहते हैं वेस्ट लैंड। ठीक है, और भी प्रॉपर डेफिनेशन होती है पर मैं आपको प्रॉपर में नहीं बता रहा हूँ, एक जस्ट ब्रीफिंग कर रहा हूँ। सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन पता करने में काम आती है, पोटेंशियल फिशिंग जोन्स पता करने के लिए काम आती है। तो ऐसा अगर इसका और पोटेंशियल फिशिंग जोन्स के बारे में अगर आप जानना चाहोगे तो आपको पता होना चाहिए, हमारी अर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ पोल होते हैं और यहाँ पे इक्वेटर होते हैं। जहाँ इक्वेटर वाला एरिया है वहां पे आपको फाइंड मिलेंगे वार्म करंट्स। कौन से मिलेंगे, वार्म करंट्स। ओशन के पानी का जो करंट होते हैं वो इक्वेटर पे कोल्ड होते हैं, और यहाँ पे नॉर्थ पोल या साउथ पोल से जो इधर पे आते हैं ये होते हैं हमारे कोल्ड करंट्स, कोल्ड करंट्स। ठीक है, जब ये दो कोल्ड करंट और वार्म करंट जहां मिलते हैं, जहां जब ये मिलते हैं तो वो बनता है हमारा पोटेंशियल फिशिंग जोन। पोटेंशियल फिशिंग जोन, पोटेंशियल फिशिंग जोन मतलब ऐसी जगह जहां पे मतलब फिश बहुत ज्यादा पाई जाती है। और क्यों पाई जाती है, क्योंकि जहां पे कोल्ड करंट वार्म करंट मिलते हैं वो न्यूट्रेंट रिच वाटर हो जाता है, इसका टेम्परेचर सुटेबल कंडीशन में आ जाता है, और वो फिशिंग सारी फिश न्यूट्रेंट रिच वाटर की तरफ चली जाती है, और वहां पे मछुआरे बैठ बैठ के सबको पकड़ लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोटेंशियल फिशिंग जोन इज नियर बाई योर, शायद साउथ अमेरिका के आसपास में था, पेरू बोलते हैं उसको, पेरू रीजन बोलते हैं, एग्जैक्टली नाम मुझे याद नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमें ट्रूप्स ऑफ एनिमी का लोकेशन पता करने के काम आता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है या नहीं हुआ है उसके लिए भी काम आता है। ठीक है, इसका आंसर बताओ भाई, इसका आंसर भी थे, इसका आंसर होगा हमारा ए। एक जियो स्टेशन सैटेलाइट जो होती है वो इक्वेटोरियल प्लेन में मूव करती है। इसका आंसर बताओ,
देख लेते हैं। वेरी गुड।